बात हम करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई और उसके बाद 11 अप्रैल को हुई हिंसा का दर्द आज भी मालदा और मुर्शिदाबाद के हिंदू परिवारों के चेहरे पर देखा जा सकता है। हालांकि ममता सरकार ने कई कदम उठाए हैं, लेकिन वहां के लोगों का गुस्सा अभी भी थमा नहीं है। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम मालदा और मुर्शिदाबाद पहुंच चुकी है। मालदा के बाद आज एनसीडब्ल्यू की टीम मुर्शिदाबाद के उन इलाकों में पहुंची जहां 11 अप्रैल को हिंसा का तांडव हुआ था। वहीं राज्यपाल सीवी बोस ने भी मुर्शिदाबाद पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की है। तो आप देखिए, बड़ी खबर यह है कि मुर्शिदाबाद में पीड़ितों से मुलाकात की है राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने। राज्यपाल ने जाना है हिंसा पीड़ितों का दर्द। एनसीडब्ल्यू की जो महिला आयोग की टीम है उसने भी महिलाओं से बात की है, मुलाकात की है। पीड़ित महिलाओं से एनसीडब्ल्यू की मुलाकात, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल दरअसल मालदा पहुंचे थे राज्यपाल, कल की तस्वीरें भी जो निकल कर आई थी, और आज अब देखिए पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं मुर्शिदाबाद पहुंचकर राज्यपाल सीवी आनंद बोस, और साथ साथ जो महिला आयोग की टीम है वो भी आज मुर्शिदाबाद जाकर मुलाकात कर रही है तमाम पीड़ितों से। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद सियासी घमासान मचा है। सीएम ममता बनर्जी की अपील के बावजूद राज्यपाल सीवी आनंद बोस मालदा और मुर्शिदाबाद के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने मालदा में हालात का जायजा लिया, लेकिन प्रशासन ने लोगों को राज्यपाल से मिलने से रोक दिया। प्रशासन के रुख के बाद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। मालदा के बाद राज्यपाल मुर्शिदाबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने ताजा हालात की जानकारी ली और हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। It's an extension of yesterday's visit. I will be meeting more places and also seeing the affected people. And Today also. वहीं महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम भी मुर्शिदाबाद के दौरे पर है, जहां पर महिला आयोग की विजया राहटकर मुर्शिदाबाद के जाफराबाद इलाके में पहुंची और उस परिवार से मुलाकात की जिसके 2 सदस्यों की 11 अप्रैल को हिंसा के दौरान मौत हो गई थी। फिलहाल मुर्शिदाबाद में अब शांति है। हिंसा प्रभावित इलाके में केंद्रीय बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। वहीं इस मामले पर जमकर बयानबाजी भी हो रही है। बीजेपी ने बंगाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और राष्ट्रपति शासन की मांग की है। राज्यपाल के मुर्शिदाबाद दौरे में लोग हिंसा की सीबीआई और एनआईए जांच की मांग वाली तख्तियां लिए नजर आए। देखिए संवाददाता रवि दत्ता की रिपोर्ट। सबसे पहले तो आपको दिखा देता हूं, राज्यपाल वही जगह पे पहुंचे हैं जहां पे 2 पिता पुत्र की हत्या किया गया था, और उसी घर पे राज्यपाल गए हैं। जाके वहां पे उनके परिवार के साथ बात कर रहे हैं और लोगों के हाथ में यहां पे देखिए साफ साफ लिखा है एनआईए और सीबीआई तदंत। एनआईए या तो सीबीआई का जो तदंत है वो चाहिए। वी वांट टू लिव इन पीस, हम शांति से रहना चाहते हैं। ये जो सारे लोग खड़े हुए हैं हाथ में जिनके भी प्लेकार्ड्स है, आप देखिए हर कोई यहाँ पे यही चाह रहा है कि एनआईए या तो सीबीआई तदंत इसका हो। ये लोग का कहना है कि यहाँ पे जब तक परमानेंट बीएसएफ कैंप नहीं होंगे ये लोग शांति से यहाँ पे नहीं रह सकते। जो लोग यहाँ पे खड़े हैं आप देख सकते हैं, हर कोई उनका यही कहना है कि जो यहाँ पे घटना घटी थी उसका यहाँ पे एक बहुत बड़ी साजिश हुआ था और यही जगह पे उनको मारा गया था। आप देख सकते हैं उनके घर में जो पथराव हुए थे उनका निशान अभी भी यहाँ पे है, और आप देखिए दरवाज़ा क्या हालत है और कैसे ये तोड़ा गया था। जो ईंट पत्थर सब कुछ थे वो यहाँ पे अभी भी है। और वहीं आप देखिए पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों की मांग है कि जिले में बीएसएफ का एक कैंप बनाया जाए। वहीं पर उनका यह भी कहना है कि दंगाई दोबारा से हमला करने की धमकियां दे रहे हैं। परमानेंट बीएसएफ कैंप हमारा कैंप चाहिए। आप लोग डरे हुए हैं? अभी भी डरे हुए हैं क्योंकि उधर से अभी भी कोई लोग बोल रहे हैं कि अगर बीएसएफ चले जाएंगे तो फिर से अटैक होगा। फिर से आएंगे वो लोग बोल रहे हैं। कौन ही धमकी दे रहा है? मुस्लिम लोग धमकी। बीएसएफ जैसे ही चला जाएगा हम फिर आक्रमण करेंगे, आपके ऊपर आक्रमण होगा, ऐसा धमकी इनको दिया जा रहा है। तो यहाँ पे के जो लोग हैं ये लोग ये मांग कर रहे हैं कि पूरा यहाँ पे एक परमानेंट बीएसएफ कैंप यहाँ पे रखा जाए। ये जो इलाका है ये इलाका अभी यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ पे बहुत डरे हैं, सहमे हुए से हैं। कह रहे हैं कि जो लोग यहाँ पे आए थे लूट तराज यहाँ पे किए थे और राज्यपाल अंदर गए हैं, बातचीत कर रहे हैं। इसका पहले नेशनल वुमेन कमीशन यहाँ पे आए, बातचीत किए, लेकिन बाल बच्चे के साथ रहने वाले इन इलाके के लोग कह रहे हैं कि सेंट्रल फोर्स यहाँ पे ज़रूर चाहिए। वहीं मुर्शिदाबाद में पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंची एनसीडब्ल्यू चेयरपर्सन से बात की टीवी 9 रिपोर्टर सायंता ने। दीदी
जो ग्राम में जा रहे हैं आप यही देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग रो रहे हैं, आप लोग के ये कर रहे हैं, तो क्या बताएंगे ये? यहाँ पे जो विध्वंस हुआ है वो इतना भयंकर है। सबसे ज़्यादा इस जो कम्युनल तो ये जो हिंसा जो हुई है उसकी सबसे पहले तो शिकार महिलाएं हो गई है, और जिस तरीके से उन्होंने सब कुछ अपना गवा दिया है ये बहुत दुख की बात है। इस तरीके से ये सब अमानवीय है, इतनी तकलीफ इन सब लोगों को हो रही है। और देखिए मुंबई से एक अहम खबर है। मुंबई में जैन समाज का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जैन मंदिर तोड़े जाने पर मुंबई में भारी नाराजगी है। कोर्ट के आदेश पर बीएमसी का एक्शन हुआ है। विले पार्ले में अवैध मंदिर ढाया गया, यह बीएमसी की तरफ से कहा गया है। नोटिस दिए बिना मंदिर तोड़ने का आरोप लगाया जा रहा है जैन समाज की तरफ से। तो ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, मुंबई की तस्वीरें हैं, जहां एक तरफ यह कहा जा रहा है कि कोर्ट के आदेश पर बीएमसी ने यह मंदिर तोड़ा है। जो अवैध हिस्सा है इस मंदिर का उसको तोड़ा गया है, जैन मंदिर का। लेकिन अब इसको लेकर जो जैन समाज है वो भारी तादाद में, भारी संख्या में सड़कों पर उतर आया है, प्रोटेस्ट कर रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने है मुंबई के विले पार्ले की। जैन मंदिर तोड़े जाने पर जो अवैध हिस्सा है जिसको तोड़ा गया है, इस पर भारी नाराजगी है, भारी गुस्सा है। कोर्ट के आदेश पर एक बार फिर से आपको बता दें कि बीएमसी की तरफ से यह एक्शन लिया गया और जो अवैध ढांचा है वो तोड़ा गया है। विले पार्ले में अवैध मंदिर ढा दिया गया और उसके बाद जैन समाज की तरफ से बड़ी संख्या में लोग अब इकट्ठा हुए हैं। ये तस्वीर आपके सामने है, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आरोप यह है जैन समाज की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई भी नोटिस नहीं दिया गया था उनको और बिना किसी इत्तला के, बिना किसी नोटिस के इस मंदिर का ढांचा तोड़ दिया गया। तो मंदिर पर बीएमसी का कार्रवाई के विरोध में जैन समाज का मुंबई के विले पार्ले में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ग्राउंड जीरो से TV9 संवाददाता शुभम पांडे की रिपोर्ट देखिए। जैन मंदिर को बीएमसी के द्वारा तोड़ने के बाद आज जैन समुदाय के लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मंदिर वापस उसी जगह बनाने की इस वक्त मांग कर रहे हैं। और इस वक्त देखिए तस्वीरों में तमाम जो जैन समुदाय के मुंबई के शहर में अलग अलग जो लोग रहते हैं वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और बीएमसी के खिलाफ और जिस तरह से जो मंदिर को तोड़ा गया है उसके खिलाफ अब जो है विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैन समुदाय के लोग हैं वो अलग अलग इलाकों से यहाँ इस वक्त पहुँचे हुए हैं और हाथों में तख्तियाँ लेकर विरोध प्रदर्शन जताते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जिस के आदेश पर, जिसके कहने पर, जिसकी शिकायत पर जो मंदिर तोड़ा गया है उसके बाद अब मंदिर को दोबारा बनाया जाए, क्योंकि आस्था का विषय है। और इसी वजह से देखिए आप इस वक्त हम विले पार्ले रेलवे स्टेशन के बाहर है, जहाँ पर देखिए जो यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और हाथों में तख्तियाँ लेकर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं TV9 संवाददाता शुभम पांडे ने प्रदर्शन कर रहे जैन समाज के लोगों से बात भी की है। उनकी मांग क्या है आप सुनिए जरा। कौन सा कानून है कि मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च को तोड़ा गया है? भगवान जी का क्या दोष? जब तुमको होटल का काम करना है तो तुमको मंदिर ही क्या अड़ रहा था? ये मंदिर लगभग 30 सालों से बना हुआ है, खाली यहाँ पे चेंज ऑफ यूजर हुआ है। वहाँ पार्किंग प्लेस का बीएमसी में रिकॉर्ड है, मंदिर बना हुआ, मंदिर इनलीगल नहीं, जगह हमारी है। हम लोग पूरा अभी आंदोलन कर रहे हैं। इसी आंदोलन में हमारी पूरी शिकायत रहेगी, पीएम तक जाएंगे, क्योंकि हम लोगों जैन लोगों को आप समझते नहीं हो। जैन लोग, हम लोग एकजुट रहते हैं। श्वेतांबर, दिगंबर, स्थानकवासी, तेरापंथी सब साथ में मिलेंगे और साथ में ही मंदिर का निर्माण के लिए नारा लगाएंगे। हम जैन जब उतर जाएंगे रोड पे तो मंदिर बनाना ही होगा, वो भी शिखर मंदिर बनानी पड़ेगी। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं अपील करूंगी जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी हमारा जैन मंदिर बननी चाहिए, वो भी शिखर मंदिर बननी चाहिए। जो हमारे भगवान जी का मंदिर का मूर्ति जो खंडित हुआ है वो खंडित मूर्ति को फिर से हम लोग विशाल मूर्ति विराजमान करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, यही हमारा जैनों का आस्था है। हरियाणा के नूह में तबलीगी जमात का सबसे बड़ा जलसा हो रहा है। ये जलसा आज से 21 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें तबलीगी जमात से जुड़े लाखों लोग शामिल हो रहे हैं। इसके लिए 21 एकड़ में टेंट लगाया गया है। क्या है तैयारी, आइए देखते हैं ग्राउंड में। तबलीगी जमात के 3 दिनों का सम्मेलन नूह के फिरोजपुर झिरका में शुरू हो रहा है और आप देख सकते हैं देश भर से आए तबलीगी जमात के तमाम जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और बहुत बड़े एरिया में करीब 121 एकड़ का ये एरिया है जहाँ पर इस पूरे कार्यक्रम को संचालित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए जगह ली गई है और ये जो टेंट है यही बताया जा रहा है कि 20 एकड़ से ज़्यादा की जगहों में है। 3 दिनों का ये कार्यक्रम होना है, आज, कल और परसों, और इसमें ख़ास तौर पर इस्लाम का जो प्रसार है
जो इस्लाम में जो अच्छी चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुंचाना और एक तरह से बहुत सद्भावनापूर्ण तरीके से देश में किस तरीके से रहा जा सकता है, शांति सौहार्द की तमाम बातें यहाँ पर होती हैं। देश के अलग अलग जगहों पे, अलग अलग शहरों में बीच बीच में इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं और मकसद यही है इस कार्यक्रम का कि बहुत कोर्डियल और सद्भावनापूर्ण तरीके से इस्लाम का प्रसार कैसे किया जाए, उसको लेकर क्या कुछ कार्यक्रम हो सकते हैं, उस पर चर्चा होती है। फिल्म अभिनेत्री उर्वशी रौतेला का दावा है कि बद्रीनाथ के पास मौजूद उर्वशी मंदिर उनके नाम से है। उनके इस बयान के बाद साधु संतों में काफी नाराजगी। फिल्म अभिनेत्री उर्वशी रौतेला के इस बयान के बाद से बवाल मचा हुआ है, जिसमें वो कह रही हैं कि बद्रीनाथ में जो उर्वशी मंदिर है वो उनके नाम से समर्पित है और वो चाहती हैं कि साउथ में उनके नाम से मंदिर बने। इस बयान के बाद साधु संतों में काफी गुस्सा है। हम इसका घोर विरोध करते हैं, ये बात गलत है, समाज में इसका संदेश गलत जाएगा। हम तो कहते हैं सरकार को ऐसे व्यक्ति के प्रति बिल्कुल कोई एक्शन लेना चाहिए। बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल तीर्थ पुरोहित डॉक्टर ब्रिजेश सती भी उर्वशी रौतेला के इस बयान से आक्रोशित है। और उर्वशी रौतेला द्वारा जो यह बयान दिया गया है बिल्कुल निंदनीय है। उत्तराखंड चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत उनके इस बयान की भर्त्सना करता है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर बामणी गांव के ठीक पीछे उर्वशी मंदिर है। मान्यता है कि यह मंदिर अप्सरा उर्वशी देवी को समर्पित है। और एक बड़ी खबर मिल रही है, अनुराग कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ब्राह्मण समाज पर दिया था विवादित बयान। अनुराग कश्यप ने तंज कसते हुए माफी मांगी थी। तो पहले ब्राह्मण समाज को लेकर एक विवादित पोस्ट किया गया था अनुराग कश्यप की ओर से और उसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी थी, लेकिन माफी मांगने का अंदाज भी कुछ अलग था। तंज कसते हुए माफी मांगी थी और अब इस पूरे मामले को देखते हुए अनुराग कश्यप पर एफआईआर दर्ज हुई है। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप एक बार फिर से विवादों में हैं। इस बार उनके ब्राह्मणों पर विवादित टिप्पणी ने हंगामा मचा दिया है। वहीं विवाद बढ़ता देख अनुराग कश्यप ने माफी मांगी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि मैं माफी मांगता हूं, पर ये अपनी पोस्ट के लिए नहीं बल्कि उस एक लाइन के लिए मांग रहा हूं जिसको गलत तरह से लिया गया और नफरत फैलाई गई। कोई भी एक्शन या स्पीच आपकी बेटी, परिवार, दोस्त और जानने वालों से ज्यादा नहीं। उन्हें रेप की धमकी मिल रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जो खुद को संस्कारी कहते हैं वो लोग ये सब कर रहे हैं। लेकिन अनुराग के माफी मांगने के तरीके पर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल अनुराग ने माफी मांगने के साथ ही कहा है कि मैं ब्राह्मण समाज से इतना ही कहूंगा, औरतों को बख्श दो। वो कास्ट सिस्टम के बारे में नहीं बोलकर अलग अलग विषयों पर अश्लील बातें करने की कोशिश कर एक समुदाय को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि मुंबई पुलिस उनके ट्वीट्स की जांच करेगी। अनुराग कश्यप ने सावित्रीबाई फुले की जिंदगी पर बनी फिल्म रिलीज को टालने पर भड़के हुए थे। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मण समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मुंबई के वसई में एक महिला पर उसके परिवार वालों ने ही जानलेवा हमला कर दिया। हैवानियत की तमाम हदों को पार कर दिया। आप देखिए। तस्वीरें देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुंबई के वसई इलाके में एक महिला के साथ किस कदर क्रूरता की गई। पहले तो महिला को जमकर इस महिला ने पीटा और फिर मन नहीं भरा तो कैंची मंगवाई, महिला के बाल काटे। आरोप है कि स्त्री से निजी अंगों को भी जलाया गया। ब्लेड से भी हमले का आरोप है। महिला के शरीर पर घाव के निशान साफ देखे जा सकते हैं। दरअसल महिला के पति ने अपने बड़े भाई को 21 लाख रुपए का कर्ज दे रखा था। महिला का पति बीमार था, जिसकी वजह से महिला अकेले ही अपने जेठ के घर पैसे मांगने गई थी। पैसे मांगने पर महिला के साथ इस तरह की हैवानियत की गई। सबसे शर्मनाक बात यह कि इस मारपीट का वीडियो बनाया गया और रिश्तेदारों में भेजा गया ताकि महिला आगे पैसे मांगने ना आए। महिला इस घटना से इतनी आहत हुई कि उसने किसी को कुछ नहीं बताया, यहाँ तक कि अपने पति को भी इसकी जानकारी नहीं दी। एक रिश्तेदार ने महिला के पति को यह वीडियो दिखाया, जिसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ। उत्तराखंड के रुड़की में बीजेपी नेता और कारोबारी से मारपीट के आरोप में पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर एक्शन लिया है। मामले में पार्षद समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उत्तराखंड के रुड़की में हुई इस मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे लाठी डंडे और लात घूंसों से पिटाई की जा रही है। दरअसल बीजेपी नेता और कारोबारी संदीप गर्ग और उनकी पत्नी आरती गर्ग ने आरोप लगाए हैं कि उनके साथ मारपीट की गई।
शिकायत में कहा गया है कि विश्वकर्मा चौक पर मौजूद गौरव यश कश्यप और पार्षद नितिन त्यागी ने उनके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित का कहना है कि आरोपियों से किसी बात पर पहले बहस हुई थी, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। घर पहुंचने से पहले हमारे चौक पे पार्षद जी का मकान है, वहाँ पे शिवा हेयर ड्रेसर है, उसकी दुकान पे हमारे ऊपर हमला कर दिया। यश कश्यप और गौरव कुमार, इन दोनों ने मेरे ऊपर हमला किया, मेरे ऊपर भी और मेरी वाइफ पर भी। इंस्पेक्टर जो गंगनहर हैं उन्होंने पूरी उसकी तहकीकात करी। 2 लोग उस वीडियो में किसी व्यक्ति को पीटते हुए दिख रहे हैं, उनके खिलाफ चूंकि कल तहरीर नहीं आ पाई थी, वो मेडिकल का वगैरह करा रहे थे, तहरीर आने पर तुरंत मुकदमा दर्ज हो गया। और देखिए, दिल्ली के मुस्तफाबाद से खबर है, जहां पर एक 4 मंजिला इमारत ढह गई। सुबह सुबह यह हादसा हुआ और इसके बाद पूरे मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना में 5 लोगों की मौत हुई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे ये बिल्डिंग जमींदोज हो गई। हादसा मुस्तफाबाद इलाके के शक्ति विहार में हुआ है। सुबह सुबह 4 मंजिला इमारत गिर गई। बिल्डिंग ढहने की खबर सुनते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे। यह हादसा कैसे हुआ, इसकी अभी जांच की जा रही है। साथ ही फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए बड़े स्तर पर बचाव और राहत का काम चलाया जा रहा है। जान गंवाने वाले के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस आई है, एनडीआरएफ की टीम आ गई, जब से काम कर रही है। सुबह 2:38 बजे से जो है ये लोग लगे हुए हैं। सारे लैंटर जो है इनके नीचे जो है बॉडियां भी पड़ी हुई हैं। 20 से 25 लोग इसमें दबे हुए हैं अभी फिलहाल। बस हमें तो ये सूचना मिली 3 बजे, हम अपना वहाँ रहे दूर, फोन गया, हमारे बेटे ने फोन उठाया, बिल्डिंग गिर गई, हम ही आए बस। दरअसल शुक्रवार रात दिल्ली में मौसम ने अचानक करवट ली थी। तेज बारिश और आंधी तूफान के चलते कई इलाकों में नुकसान हुआ। माना जा रहा है कि इसी वजह से मुस्तफाबाद की इमारत भी ढह गई। प्रयागराज में टेंट हाउस के गोदाम में आज सुबह भीषण आग लग गई। आग ने विकराल रूप ले लिया। ऊंची ऊंची आग की लपटें और आसमान में धुएं के गुबार दिखाई दिए। प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र के परेड ग्राउंड के पास एक टेंट के गोदाम में भीषण आग लग गई है। इस अग्निकांड के बाद ऊंची ऊंची लपटें दिखाई दी। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। घटनास्थल के पास एक दूसरे गोदाम में काम करने वाले लोगों ने दावा किया कि सिलेंडर फटने की आवाज सुनी गई थी। प्रयागराज के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजीव कुमार पांडे ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए 6 पानी की गाड़ियां लगाई गई। दूसरे स्थानों से भी पानी की गाड़ियां मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि गोदाम में लकड़ियां और टेंट का सामान रखा हुआ था, जिसकी वजह से आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। ये आग की सूचना मुझे मिली थी कि परेड में लल्लू जी के टेंट के गोदाम में आग लगी है। मैं तत्काल फायर स्टेशन पे जितने भी फायर टैंकर थे सारों को वहां से रवाना किया। आग इतनी विकराल है, उसका टेम्परेचर इतना है कि शील्ड को लगाकर तब आग बुझा रहे हैं। कई जगह हम खुद अंदर घुसे हैं, जल गए हैं हम, कई जगह छाले भी मेरे पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी आग का बुझाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसमें सिलेंडर भी रखे हैं, वो भी ब्लास्ट हुए हैं, जिसकी वजह से आग विकराल रूप ले रही है। और आप देखिए, अलीगढ़ के सास दामाद की लव स्टोरी इन दिनों हर किसी की जुबान पर है। सास सपना दामाद राहुल के प्यार में इस कदर अंधी हो चुकी है कि अब उसे अपने पति बच्चों से भी कोई लेना देना नहीं। पुलिस को मजबूरन उसे राहुल के साथ ही इसके बाद भेजना पड़ गया। कहते हैं ना कि इश्क का जुनून सिर चढ़कर बोलता है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के सपना और राहुल ने ये बात बिल्कुल सच कर दिखाई है। उन्होंने दुनिया को बता दिया कि प्यार में उम्र की कोई सीमा नहीं होती। इश्क एक बार आंखों से होकर दिल में उतर जाए तो फिर इसके नशे के आगे दुनिया का हर नशा बेकार है। सपना और राहुल वही सास और दामाद हैं जो घर से भाग गए थे। बेटी की शादी जिस लड़के से होनी थी वो अब माँ सपना के दिल की धड़कन बन चुका है। दोनों ने साथ रहने का फैसला किया है। पुलिस ने भी सपना को राहुल के साथ भेज दिया है। राहुल के प्यार के बीच कोई रोड़ा ना बने, सपना ने इसका भी इजहार कुछ इस अंदाज में किया है। आपका मोबाइल फोड़ दूंगी मैं। अच्छा, ठीक। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे सामने मीडिया पे। मैं तो आपसे बस इतना ही मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। किस तरीके से आपने पत्नी बनाई है? कोर्ट के जरिए या फिर मंदिर में भामरे डाली है? क्या किया है आपने? कोर्ट के जरिए। कोर्ट के जरिए तो कोर्ट के जरिए कैसे हो गया कोर्ट मैरिज जब इनकी पहले से शादी हो रखी है? अलीगढ़ के सास दामाद केस के बाद अब बदायूं में भी कुछ इसी तरह का मामला सामने आया है। यहाँ सास दामाद तो नहीं बल्कि समधी और समधन फरार हो गए।
यूपी के बदायूं जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर प्यार को पाने के लिए एक बार फिर रिश्तों की मर्यादा को तोड़ दिया गया है। यहाँ पर एक महिला को अपनी बेटी के ससुर से प्यार हो गया। दोनों में प्यार इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर लिया और एक दूसरे का दामन थाम लिया। उनके प्यार में परिवार वाले बाधा ना बने, इसलिए समधी समधन दोनों घर से फरार हो गए। महिला के 4 बच्चे हैं, जिसमें एक लड़की की शादी 2022 में हो गई थी। उसी के ससुर के साथ महिला ने जीवन बिताने का फैसला किया है। महिला का पति ट्रक ड्राइवर है। उसने बताया कि वो लंबे रूट पर ट्रक चलाने का काम करता है। पत्नी को समय पर पैसे भी भेजता रहता था। पत्नी पहले भी समधी के साथ 3 बार भाग चुकी है। मेरी समधी की तबीयत खराब है और जल्दी चलो उसे लेके आना समझी, ठीक है। और मैं फ़ोन करता हूँ जहाँ वो बता रहे हैं कि उनकी बहन भाभी भैया घर पे हैं, वहाँ है नहीं। उनके भाभी भैया मना कर रहे हैं कि हमारे घर से चली गए, और वो लोग यही कह रहे हैं भाई भैया घर पे। और इतना मैं जानकारी सुबह भी करके आया हूँ, उनके मुन्नी के मकान में किराए पे रह रहे हैं बिल्लू सिंह, और वहाँ थे। और अब खबर बांग्लादेश से है, जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा कम होने का नाम नहीं ले रही। धर्म न बदलने पर एक बड़े हिंदू नेता को अगवा करके बेरहमी से हत्या कर दी गई। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद से ही अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का दौर जारी है। कई हिंदुओं की हत्या को अंजाम दिया जा चुका है, तो हजारों लोग जेल में बंद हैं। ताजा मामला उत्तरी बांग्लादेश के दिनाजपुर से सामने आया है, जहां हिंदू समुदाय के एक बड़े नेता भावेश चंद्र रॉय को घर से पहले अगवा किया गया, फिर उनकी बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। भावेश की पत्नी शांतना के मुताबिक भावेश चंद्र रॉय बांग्लादेश पूजा उर्जापान परिषद की बिराल इकाई के उपाध्यक्ष थे। इलाके के हिंदू समुदाय के बीच उनका भावेश का खासा प्रभाव था। हत्या को अंजाम देने वालों से पहले घर पर भावेश की मौजूदगी की पुष्टि की और फिर उन्हें अगवा कर उनकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद हमलावरों ने भावेश के शव को उनके घर के बाहर फेंक दिया। भावेश के परिजनों का कहना है कि कट्टरपंथी पिछले काफी समय से धर्म बदलने का दबाव बना रहे थे। मामले पर पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है। शेख हसीना सरकार के बाद से इस तरह की कई घटनाएं लगातार बांग्लादेश में सामने आ रही हैं। हिंदू परिवारों और उनके घरों को निशाना बनाया जा रहा है। पीएम मोदी कृषि क्षेत्र में युवाओं को आने और कारोबार करने के लिए प्रेरित करते रहे हैं। एक ताजा रिपोर्ट की माने तो कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स में निवेश 2024 में 2023 के मुकाबले 3 गुना बढ़ गया है। देखिए रिपोर्ट। कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के जरिए इनोवेशन लाकर कारोबार का स्कोप लगातार बढ़ रहा है। मोदी सरकार के प्रोत्साहन के चलते एग्री फूड टेक स्टार्टअप्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। ओमनीवोर और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म एजी फंडर के रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में कृषि खाद्य प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स में निवेश 3 गुना बढ़कर $2.5 बिलियन हो गया। 2023 में $806 मिलियन था। 2024 में जेप्टो ने सबसे ज्यादा $1.4 बिलियन का निवेश जुटाया। 2024 में विकासशील बाजारों में कृषि खाद्य प्रौद्योगिकी में ग्लोबल निवेश कुल $3.7 बिलियन रहा, जो 2023 के मुकाबले 23% ज्यादा है। इनमें सबसे ज्यादा निवेश भारत में $2.5 बिलियन, सिंगापुर में $172 मिलियन, मेक्सिको में $97 मिलियन, वियतनाम में $87 मिलियन रहा। कृषि खाद्य प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स कृषि और खाद्य प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं।